फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई के रूप में आप पढ़े होंगे या बताया भी गया होगा कि आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे, उसमें आती है, एक आता है हेडिंग सेल, जिसको हम कहते हैं क्या, कोशिका। कोशिका के बारे में आप लोगों को कोई आइडिया है? कोशिका किसे कहते हैं? अपना कमेंट आप लोग छोड़ सकते हैं, किसे कोशिका कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोशिका के बारे में, इसके बारे में अगर देखते हैं, जैसे कोई मकान है, सबसे बड़ा मकान की बात करेंगे या जो बिल्डिंग है, तो आप नाम सुने होंगे बुर्ज खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। तो ऐसा नहीं है कि बुर्ज खलीफा को ला करके ऐसे स्टेब्लिश कहीं से उठा करके ला करके रख दिया गया, उसको बनाने में कुछ तत्वों या कुछ पदार्थों की सहायता ली गई होगी। जैसे देखते हैं, अगर मान लीजिए एक मकान या बुर्ज खलीफा को ही ले रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसमें देखेंगे क्या होता है, ईंट। ईंट एक रहेगा तो ईंट, ईंट आप सभी लोग देखे होंगे जो घर बनते हैं, एक रहेगा तो ईंट, और बहुत सारे ईंटों को हम क्या करते हैं, एक लाइन में जोड़ देते हैं। ठीक है, या ईंटों का एक समूह बना देते हैं, तो क्या बनता है, ईंटों के मिलने से क्या होता है, दीवार। क्या बनता है, दीवार। एक रहेगा तो ईंट, और बहुत सारे ईंट मिलकर के क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। और बहुत सारी दीवारें, जैसे एक कमरे में देखेंगे तो सामान्यतः आपको 4 दीवारें दिखती हैं, एक सामने, पीछे, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड, मतलब इस तरह से टोटल 4 देखेंगे। एक ऊपर वाला छत वाला भाग भी होता है, एक तरह से वो दीवार का ही भाग होता है। ठीक है, तो ईंट एक रहेगा, ईंट, और ईंटों को एक रूप में जोड़ दिया जाता है, समूह में जोड़ दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दीवार। और सभी दीवारों को मिला करके, कई सारे दीवार होते हैं, और दीवार मिल करके क्या बनाते हैं, कमरा। ठीक है, कमरा। और कई सारे कमरे मिल करके बनाते हैं क्या, कमरा तंत्र। ठीक है, कमरा को हम क्या कहते हैं, कमरा तंत्र, या इसी को हम कहते हैं कमरों का समूह। और कई सारे कमरे मिल करके, यानी कमरों का जो समूह होता है, वो बनाता है क्या, मकान का निर्माण करता है, मकान। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप एक कमरा को मकान कह देंगे, क्योंकि मकान उसे कहते हैं, या बिल्डिंग की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारे कमरे होते हैं, किचन रहेगा, बाथरूम रहेगा, लाइटिंग रहेगा, उसके बाद देखेंगे आप गेस्ट हाउस रहेगा, बालकनी रहेगा, बेडरूम रहेगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो सबको मिला करके हम क्या कहते हैं, मकान। क्या देख ले, जो मकान होता है ये सबसे बड़ी यूनिट होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है। यानी देखते हैं, एक रहेगा तो ईंट, एक से अधिक ईंटों को जब एक ग्रुप में जोड़ा जाता है, एक समूह में जोड़ा जाता है, तो ईंटों के मिलने से क्या होता है, दीवार बनता है। और बहुत सारी दीवारें मिलकर के क्या बनाती हैं, कमरा बनाती हैं। ठीक है, और बहुत सारे कमरा मिलकर के कमरा तंत्र, यानी कमरों का समूह बन जाता है। और कमरों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, मकान के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी तरह जंतुओं में देखेंगे, या जो जितने भी जीव जंतु होते हैं, उनके शरीर का जो निर्माण होता है, तो उसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका। ठीक है, एक रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कोशिका। क्या कहेंगे, कोशिका। एक से अधिक कोशिकाएं जब एक समूह में जोड़ी जाती है, जैसे ईंटों को जोड़ करके दीवार बनाया गया है, उसी तरह एक से अधिक, एक समान प्रकार की कोशिकाएं जुड़ती हैं, यानी कोशिकाओं का एक समूह जुड़ता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, एक से अधिक कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो बनाती हैं क्या, ऊतक। ठीक है, एक से अधिक ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं क्या, अंग। क्या बनाते हैं, अंग। ठीक है, जिसको आर्गन के नाम से जानते हैं, कोशिका जिसको सेल, ऊतक टिश्यू के नाम से जानते हैं, टिश्यू इंग्लिश में कहा जाता है, अंग जिसको आर्गन के नाम से जानते हैं। और अंगों का जब समूह हो जाता है, अंगों का समूह, अंगों का समूह,
जब अंगों को एक समूह में जोड़ दिया जाता है तो अंगों के समूह से क्या होता है, आगे ऐसे देख रहे हैं, अंगों के समूह से ऑर्गेनिज्म या जीव का निर्माण होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग की अपने खुद की ही बात करें, किसी भी जीव जंतु का देखेंगे तो उनके शरीर का सबसे छोटा भाग जो होता है क्या होता है, कोशिका। एक से अधिक कोशिकाएं जब आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं, ऊतक। ठीक है, और एक से अधिक ऊतक जब समूह में आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, अंग। और कई सारे अंग मिल करके क्या बनाते हैं, अंगों का समूह। जैसे हमारे शरीर में देखेंगे, अंगुली है, बहुत सारी अंगुलियां हैं, पंजा है, ठीक है, हाथ है, नाक है, कान है, देखेंगे नुकला नुकला एक निकला हुआ है नाक होता है हम लोग का। ठीक है, ये सभी आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, अंगों का समूह। और सभी अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, सभी अंगों से मिलकर के एक जीव का निर्माण होता है। जैसे हम अपने की ही बात करें, अपने के बारे में हम लोग देखें तो हमारे शरीर का निर्माण किसके रूप में होता है, कोशिका के रूप में मिलकर के ऐसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये तो सामान्य चीजें हैं। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, हाथ उठाइए तो, समझ में आया कि नहीं। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बताइएगा, फिर से बता देंगे। जबरदस्ती हाथ उठवा रहे हैं आपको। चलिए देखते बच्चा आगे, कोशिका आखिर होती क्या है इसके बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं सेल यानी कोशिका। देखिए सबसे पहले तो कोशिका होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। और याद रखिए जितने भी मन में क्वेश्चन आए, चाहे जो भी पढ़ाए, स्कूल की बात रहे, ऑफलाइन रहे, ऑनलाइन रहे, जो भी प्रोसेस है, जो चीजें आपको नहीं आ रही है वो बेहिचक बिना डर के आप पूछा करिए। इसमें लिखने का मतलब आप कमेंट कर सकते हैं, जो चीजें नहीं समझ में आएगी उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे देखते हैं सेल, तो सबसे पहले सेल के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि इसके स्टडी को क्या कहते हैं, यानी कोशिका के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है क्या, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, इसका हिंदी में होता है कोशिका विज्ञान, लेकिन कोशिका विज्ञान नहीं, इसको बस ऐसे ही जानते रहिए, साइटोलॉजी। क्योंकि जब कभी आपको एग्जाम में देगा कोशिकाओं के अध्ययन को क्या करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कोशिका विज्ञान देगा तो आप इजीली पहचान लेंगे। जो नहीं भी पढ़ा रहेगा तो कहेगा अरे कोशिका विज्ञान मतलब कोशिका से अध्ययन से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कोशिका के बारे में बताया गया है, तो वहां पे ये शब्द नहीं देगा, आपको सीधा दे देगा साइटोलॉजी का। साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो कोशिकाओं का जो अध्ययन करते हैं हम उसे कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कोशिका के बारे में बताएं कि यह हमारे जीवन की क्या होती है, सबसे छोटी, इसका परिभाषा ही लिख दे रहे हैं, कोशिका हमारे जीवन की, कोशिका हमारे जीवन की, कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी, सबसे छोटी संरचनात्मक तथा संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी, यानी कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक
तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाथ उठाइए तो देखिए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, बताएंगे आप लोग? नहीं वो, चलिए कोई आप लोगों में से खड़ा होकर के बताए कि विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं? बताइए बच्चा, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ बाबू, खड़े हो जाओ, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, पीछे मत देखिए, हम देख रहे हैं, खड़े हो जाइए, आवाज आएगी आपकी। अरे हम देख रहे हैं, पीछे मत बात लीजिए, मेरी बात सुनिए। जैसे एक बहुत पुरानी परिभाषा चलती है, आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, कि किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक बहुत पुरानी परिभाषा है, क्योंकि हम लोग भी वही पढ़े, हमारे पापा भी वही पढ़े और हमारे दादा भी वही पढ़े। विज्ञान की जो परिभाषा चलती है, किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। वो तो बहुत पुराना है, एक ही चीज को लेकर के चलेंगे नहीं, उससे एकदम सिंपल तरीके में चलेंगे। अगर विज्ञान की परिभाषा की बात करेंगे तो विज्ञान क्या होता है? जो प्रयोगों पे आधारित होता है उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। या जिसको हम अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा या प्रयोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी जो प्रयोगों पे आधारित हो उसे हम विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना जानते हैं आप लोग, बहुत तेज है, ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो इतना कोशिका के बारे में हो गया। अब देखते हैं, कोशिका का अध्ययन तो ये हो गया, कोशिका की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने किया था? खोज सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने लकड़ी के कार्क में, लकड़ी के कार्क में किया, हाँ कहाँ किया था? लकड़ी के कार्क में किया था। और यह लकड़ी कार्क में किया था, यह मृत, यह क्या थी? यह मृत कोशिका, मृत कोशिका थी। तो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका, ठीक है। यानी सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने लकड़ी के कार्क में कोशिका की खोज किया था। और यह कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, ठीक है, इतना जानते रहिए। अब बात आ जाती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? है कोई आइडिया? किसी को पता है जीवित कोशिका की खोज किसने किया? चलिए ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। और थोड़ा सा कुछ चीजें जीव विज्ञान के बारे में जो बताना था, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आ गए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। जो आप लोग के लिए नेसेसरी है, अति महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग बायोलॉजी आप लोग के चैप्टर में है, क्योंकि साइंस 9th 10th में जो होता है विज्ञान के नाम से आता है, तो उसमें 3 भाग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान। तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि जीव विज्ञान आखिर होता क्या है। क्योंकि अगर आप CHS वगैरह का एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन बन, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इसकी जीवित कोशिका ये सारा पूरा आगे हम पढ़ते हैं।
क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वो जानना जरूरी है। बायोलॉजी, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, जीव विज्ञान। अब इसको सामान्य भाषा में अगर कोई पूछे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। देखिए, जो जीव विज्ञान है यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक देखेंगे जो बायोस है, यानी बायो को लिखते हैं, बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग्स, लिविंग क्या होता है, लिविंग थिंग्स, यानी जिसको हम कहते हैं सजीव, सजीव वस्तुएं। ये जो लिख रहे थे उससे पहले या कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सजीव वस्तुएं यानी बायोस मीन्स होता है लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुएं, और लॉजी जहां पे आए यानी LOGY, लॉजी, लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी, क्या होता है, टू स्टडी, या इसका हिंदी अर्थ होता है का अध्ययन, का अध्ययन, का अध्ययन करना, ठीक है, यानी इसे लैटिन भाषा में दिया जाता है। तो ये तो हो गया जीव विज्ञान का एक शाब्दिक अर्थ हो गया। अब पूछ लेता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, किसी को है याद, किसी को ये, किसी को पता है बच्चा। देखिए, जीव विज्ञान का पिता जो कहा जाता है सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा तो ये जानते रहिए, अरस्तु। और एक ऐसे महान वैज्ञानिक है, शायद ही कोई विषय होगा, ठीक है, विज्ञान के अलावा कोई, शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जिसमें इनकी परिभाषाएं नहीं चलती है। एक महान विद्वान थे और सबसे पहले विज्ञान के बारे में इन्होंने बताया। बहुत सारी इनकी परिभाषाएं अन्य उसमें चलती है, सब्जेक्टों में, ठीक है। ये तो हो गया जीव विज्ञान का पिता, अरस्तु को कहा जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे, एथेंस यानी यूनान के नाम से जाना जाता है, यूनान के रहने वाले एक महान दार्शनिक थे, ठीक है। अब दे देता है कि बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो याद रखिएगा, अगर पूछे जीव विज्ञान का पिता यानी बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, और दे देगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो करने वाले वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक है लैमार्क, लैमार्क तथा ट्रेवी ट्रेनस, ठीक है, यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे या जो जीव विज्ञान नाम दिया था, लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अब देखते हैं जो जीव विज्ञान है इसकी कितनी शाखाएं हैं। तो स्टार्टिंग में जीव विज्ञान के मुख्य जो भाग थे, ठीक है, अब तो बहुत सारे इसके भाग हो गए, जीव विज्ञान के बहुत सारे शाखाओं में बांट दिया गया है। जैसे हम ही लोग की बात करें, मनुष्य का स्टडी करना होता है तो नाक का अध्ययन करना है, कान का, गले का करना है, कान का, ये अलग अलग अध्ययन है। हृदय का अध्ययन करना है तो उसके लिए कार्डियोलॉजी हो गया। आंख का हो गया, आंख के बारे में अध्ययन करना होता है तो उसको ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। दांत का हो गया, दांतों का देखते हैं हम लोगों में चौड़े चौड़े चार ऐसे करेंगे ना, चार ऊपर चार नीचे, एकदम खुरपा की तरह एकदम चौड़ा दांत होता है, वो वस्तुओं को काटने का काम करता है। तो दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। रुधिर है तो रुधिर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। तो विज्ञान के बहुत सारे भाग हो जाते हैं आगे चल के, लेकिन जो प्रारंभ में देखा गया तो जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में, या कह सकते हैं जीव विज्ञान के मुख्य दो भाग हैं। एक होता है बॉटनी, बॉटनी जिसको हम कहते हैं क्या, वनस्पति विज्ञान,
वनस्पति विज्ञान, और दूसरा होता है जूलॉजी, जिसको कहते हैं हम क्या, जंतु, या इसी को हम कहते हैं प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। ठीक है, देखते हैं बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। तो सिंपल सा है, अगर पूछे वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, हरी वनस्पतियों पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जू देखे होंगे, जू मीन्स होता है आप कहीं घूमने जाते हैं, कहते हैं कि हम जा रहे हैं जू देखने, यानी चिड़ियाघर, जू मीन्स होता है एनिमल। ठीक है, और लॉजी मीन्स हो जाता है अध्ययन, यानी जंतुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जिसमें जंतु या प्राणी का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। ठीक है, और पूछ देता है इसमें वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं, वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है किसको, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्ट। ठीक है, यानी वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है थियोफ्रेस्ट। इसको लिखते चलिए आप लोग, आगे बहुत काम करेगा बच्चा। ठीक है ना, सभी लोग लिखते जाइएगा। वनस्पति विज्ञान का अगर पिता पूछे यानी बॉटनी का, तो बॉटनी का पिता कहा जाता है किसको, थियोफ्रेस्टस को। लेकिन वहीं पे एक शब्द दे दिया जाए, जहां पे पूछ दे कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ठीक है, सिर्फ वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का पिता पूछेगा तो जानते रहिए थियोफ्रेस्टस, और आधुनिक मतलब इस समय जो चलता है, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है किसको, कैरोलस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया किसका, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अब देखते हैं, पूछ देता है जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान का पिता और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता, दोनों का पिता कहा जाता है किसको, ऐसे देखेंगे तो अरस्तु को, यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का भी पिता यानी बायोलॉजी का भी कहते हैं, और जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है, जहां पे कंफ्यूजन रहे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना, माइक ऑन है, या फिर आप लोग लिख करके, कमेंट लिख करके, जो सर होंगे उनकी सहायता से हेल्प लेकर के आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हो गया ना, इसको आगे चल रहा है बच्चा, कुछ पूछना है आप लोगों को, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। तो जैसे कोशिका का बता रहे थे, कोशिका की खोज, तो बताए थे कि 1665 में किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। किसमें किया था, लकड़ी के कार्क में। किसमें क्या था, लकड़ी के कार्क में इन्होंने कोशिका की खोज किया। और इन्होंने, जैसे पहले होता क्या था, जो शीशे के बोतल होते हैं, तो शीशे के बोतल में पहले ढक्कन आता था स्टील का। ठीक है, स्टील का अभी भी आता है, जो
अच्छे किस्म के जैसे हेमपुष्पा वगैरह दवाइयां आती थी, अब तो प्लास्टिक के ही बहुत सारे बोतल आ रहे हैं। तो उसमें होता क्या था, जो ढक्कन होता है यानी कैप होता है, उसमें एक लकड़ी का लेयर लगा होता है। देखते कप्पा जैसे कैप देखेंगे, जो ढक्कन होते थे उसको हटाएंगे, सफेद कलर का एक लेयर होता था, उसको हटाने पे पतली पतली लकड़ी की धारियां दिखती थी। ठीक है, अब तो उसके जगह पे प्लास्टिक या रबड़ का यूज किया जाता है। पहले जो लकड़ी के कार में इन्होंने जो देखा था, तो उनकी जो क्या नाम है, कोशिका की संरचना देखा था इन्होंने, तो इनको कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी। इसको रॉबर्ट हुक को लकड़ी के मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी थी, और इसके आधार पे इन्होंने क्या किया था, कोशिका की खोज किया। जैसे मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, मधुमक्खी का छत्ता, तो मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां क्या करती हैं, उसमें शहद को संग्रह करती हैं, वैसे ही इनको संरचनाएं दिखाई दी थी। ठीक है, और उस आधार पे इन्होंने कोशिका की खोज किया था। जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखेंगे कुछ इस तरह ही दिखाई देगी आपको, और उसमें इन्होंने क्या किया था, मधुमक्खी के छत्ते के समान जो संरचना देखी थी उसी को कोशिका नाम दिया था। ठीक है, और ये सभी कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे देता है कि जो कोशिकाओं के बारे में रॉबर्ट हुक ने अध्ययन किया था, तो उसके बारे में कहीं उसका वर्णन किया था। तो पूछ देता है कि रॉबर्ट हुक ने जो एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका के बारे में लकड़ी के कार्क में मृत कोशिका को खोज किया था, तो उसका वर्णन अपनी पुस्तक यानी रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया में कोशिका के अध्ययन के बारे में इन्होंने क्या किया था, वर्णन किया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया गया, उसके बारे में जो लिखा गया था, वो किस पुस्तक में इन्होंने अब पूरा वर्णन किया था, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, अब दे देता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया। ये तो मृत कोशिका थी, जिस लकड़ी के कार्य में मृत कोशिकाओं की मधुमक्खी के छत्ते के संरचना के समान इन्होंने खोज किया। एक क्वेश्चन पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, हु डिस्कवर द लिविंग सेल। हु डिस्कवर द लिविंग सेल, यानी जीवित कोशिका की खोज किसने किया। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। किसी को है पता, जिसको है वो पता, वो बता सकता है जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। बच्चा पार्टी बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं इसको, हु डिस्कवर द लिविंग सेल। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया। ठीक है, अगर मृत की बात बस पूछे कोशिका की खोज, तो वहां पे रॉबर्ट हुक 1665, लेकिन जब जीवित शब्द जोड़ दे तो जीवित शब्द की खोज किसने, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो वहां पे याद रखिएगा 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। इसने जीवित कोशिका की बात आएगी तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज किया, और इन्होंने कोशिका, अच्छा, मृत कोशिका का मतलब जो मरी हुई कोशिकाएं होती है। जैसे अभी बताया था कि जितने भी जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु की बात करें
जीव जंतु या जैसे देखेंगे पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, गाय भैंस भेड़ बकरी, तो इनकी शरीर जो होती है कोशिकाओं की बनी होती है। जैसे अभी बताए थे, जैसे कोशिका कोशिका के मिलने से, उत्तक उत्तक के मिलने से, अंग अंग के मिलने से, अंग तंत्र अंग तंत्र के मिलने से क्या होता है, जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो वैसे ही सभी जंतुओं का शरीर या वनस्पतियों का शरीर कोशिका से मिला हुआ है। जिसपे आप लोग बैठे हैं, ठीक है ना, जिसपे बैठे हैं, जो बेंच होता है, मेज होता है, कुर्सी वगैरह जो लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है, वो मृत कोशिका। मृत कोशिका का मतलब होता है जिसमें वृद्धि व विकास इत्यादि की प्रक्रियाएं नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मृत कोशिका के नाम से जानते हैं। उस आकार में नहीं बढ़ेगा, नहीं लंबाई में बढ़ेगा, ठीक है, नहीं उसका भार बढ़ेगा। लेकिन अगर जीवित कोशिका की बात करेंगे, जैसे आप देखे होंगे मुर्गी का अंडा, ठीक है, तो मुर्गी के अंडे में देखते हैं एक होता है जेल की तरह, पानी की तरह जो होता है, हल्का गाढ़ा पदार्थ होता है, जिसको कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। अरे आमलेट बनाते होंगे आप लोग, तो ये वाला जो भाग होता है इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और उसके बीच में देखेंगे एक पीला वाला पदार्थ होता है जो उसका केंद्रक होता है। अब यही मुर्गी का अंडा देखते होंगे, मुर्गी अंडे को क्या करती है, सेती है। और जब अंडे को अंडे को सेती है, तो सेने के बाद उसमें से क्या होते हैं, 21 दिन के बाद चूजे निकलते हैं, यानी मुर्गी के बच्चे, क्यूट क्यूट से बच्चे निकलते हैं, और वो वृद्धि और विकास करके एक या तो मुर्गी बनेंगे या मुर्गा बनेंगे। यानी पूर्ण रूप से उसमें क्या होती है, वृद्धि व विकास होती है। वैसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, जीवित कोशिका। लेकिन ऐसी कोशिका जिसमें वृद्धि व विकास की प्रक्रिया नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मृत कोशिका। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, आया कि नहीं? आया तो बताइए, हाथ उठाइए, समझ में आया कि नहीं? कार लकड़ी देखते हैं, लकड़ी कोई, चलिए देखते हैं, कोई लकड़ी देखते हैं आरा मशीन पे जाते होंगे, आरा मशीन पे जो कट किया जाता है, कार को ही बता रहे बाबू, कार की बता रहे हैं, कार को ही बता रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, सामने देखिए, सामने देखिए, आपको बता रहे हैं, देख लीजिए उसी को। जैसे एक सामान्य बताएं कि एक लकड़ी है, जब इसको आरे मशीन से, आरा की मशीन से काटा जाता है, तो पतली पतली इसकी बारीक, एक तरह से कह सकते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुरादा बोलते हैं, तो ज्यादा महीन हो जाता है। इसकी अगर पतली लेयर बना दिया जाता है, तो उसमें कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे, यानी लकड़ी का जो लकड़ी जो होता है, सूखी लकड़ी या जो वही बता रहे, इसी को बता रहे, ये आपको तो ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखेगा, जब इसको कट करते हैं तो आपको ऐसी संरचनाएं दिखेगी, ठीक है। और बीच में एक पतली सी संरचना दिखेगी, और उसके बाद कई सारी ऐसी गोल गोल राउंड राउंड संरचनाएं दिखती है, ठीक है। तो जब इसको ऐसे कट किया जाता है, तो पतला बारीक लेयर होती है। मान लीजिए ये इसको पतला, एकदम इतना पतला काटेगी, जो पेपर होते हैं उतने पतले, आरा मशीन और बहुत सारे मशीन होते हैं जिसके द्वारा उसी को कारक के नाम से। अब उसको जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जिसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो ऐसी संरचनाएं दिखाई देती है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जैसे आपको ये रिंग दिखाई देती होगी ना, लकड़ी का काटा हुआ भाग रहेगा आरा से, तो देखेंगे ऐसी रिंग दिखती है। तो ये ऐसे जैसे आम हो गया, महुआ हो गया, नीम हो गया, तो उसमें देखते हैं ये रिंग जो दिखाई दे रही है, कि कई सारी रिंग है, तो इसको बोलते हैं क्या, वार्षिक वलय। क्या बोलते हैं, वार्षिक वलय, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ईयर रिंग, ठीक है। अब कान वाला रिंग मत समझिएगा, ठीक है, ईयर रिंग के नाम से जानते हैं। और उसी के द्वारा पौधों की आयु की गणना की जाती है। मान लीजिए किसी पौधे में 1 2 3 4 5 रिंग दिख रही है, मतलब वो 5 साल का होगा, तो ये उच्च श्रेणी के पौधों में होता है, ठीक है। कारक समझ में आया, आया कि नहीं, नहीं आया?
लकड़ी का जो सबसे बाहरी परत होती है जिसको छिलका वो बोलते हैं, छाल जानते हैं,